गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे, क्या हो रहा है इसको भाई, हम कर रहे थे गुज्जर जनजाति और हम इसमें कर रहे थे क्या कि अर्थव्यवस्था और समाज, उसमें डेरा, दादा पोते वंश, गोत्र और कुल तीन तरह के होते हैं। गुज्जर बकरवालों में नाश्तेदारी जो समूह है वो तीन तरह के पाए जाते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको। पहला जो डेरा और परिवार है वो, ठीक है, डेरा परिवार, डेरा भी बोल सकते हैं इसको, परिवार भी बोल सकते हैं। क्या होता है डेरा जो है वो गुज्जरों की जो सामाजिक संरचना है उसका आधार है और एक प्राथमिक इकाई है। ठीक है, डेरा जब बनता है जब कोई व्यक्ति शादी के बाद अपनी अलग गृहस्थी बसा लेता है। ठीक है, एक डेरे में 5 से 6 सदस्य होते हैं। परिवार में जो मेहनत के काम का बंटवारा होता है वो आयु और लिंग के आधार पर होता है। ठीक है, पुरुषों को पशु चराना, चारा इकट्ठा करना, जड़ी बूटियां और कस्तूरी पैदा करना, प्राप्त करना, मतलब पैदा नहीं, सॉरी, प्राप्त करना, हल चलाना, फसलें उगाना, जंगली जानवरों का शिकार करना, रस्सियां बनाना, टेंट और उपकरण की मरम्मत करना, ये सब कठिन कार्य पुरुष करते हैं। स्त्रियां जो है वो क्या करती है, घरेलू काम करती है। ठीक है, और जो डेरा होता है वो नाभिक डेरे है, उसका मुखिया होता है, पति होता है या फिर पिता होता है। ठीक है, पति और पिता दोनों ही नहीं है तो परिवार के जो सबसे बड़े लड़का होता है, ठीक है, वो मुखिया की हैसियत, मतलब उसको मुखिया बना दिया जाता है। यदि डेरे में कोई पुरुष सदस्य ना हो तो स्त्री को क्या किया जाता है, डेरे का मुखिया बनाया जाता है। ठीक है, हर डेरे का अपना चूल्हा होता है और कुछ संपत्ति होती है। इस संपत्ति में टेंट, भेड़ बकरियां, कुत्ते, खच्चर, घोड़े, घरेलू सामान और कुछ खेती योग्य जो भूमि होती है वो होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बीता और आपको पता है आजकल तो तकनीकी का युग है, तो आधुनिक समाज के संपर्क में आने पर वर्तमान में जो डेरे हैं वो अपने साथ ट्रांजिस्टर, रिकॉर्ड प्लेयर, शक्तिशाली टॉर्च, कैमरा, टेलीस्कोप, गलीचे, बंदूक, पिस्तौल, ये सब भी हथियार भी अपने साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, ये था डेरा। सेकंड नंबर पे आता है दादा पोत्रे वंश। क्या आता है, दादा पोत्रे, या इसको क्या बोल सकते हैं, वंश। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो दादा पोते का समूह होता है उसको कई डेरों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये जो पितृवंश होता है उसके संबंधों पर आधारित एक ऐसा समूह होता है जिसका तार एक साझे पूर्वज से जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके, मतलब आपके परदादा लगाओ, फिर आपके परदादा से आपके दादाजी हर हैं 4 भाई। ठीक है, ठीक है, 4 भाई, फिर इनके 2 बेटे, आपके चाचा, आपके पापा, इनके, तो ये सब क्या कहलाते हैं। अब इनका ये जो परिवार होगा ये क्या कहलाएगा, दादा पोता वंश। ठीक है, इस समूह में जैसे ये वंश अलग हो गया और किसी गांव में और किसी का भी होगा, तो इसके आधार पर क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। इसमें 250 या इससे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। दादा जो पोता होता है उस समूह में सदस्यों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि जो चरागाह और मार्ग होते हैं, जो रूट्स होते हैं, उनका विभाजन कहाँ तक हुआ है। ठीक है, यहाँ एक बात और है कि जम्मू कश्मीर में जो चराहों का आवंटन है डेरों या उनके मुखियाओं को नहीं किया जाता। ठीक है, परंपरागत रूप में जो चरागाह और उनके मार्ग की जो मलकियत होती है, मतलब जो मालिक होते हैं, वो उस वंश की होती है जो आरंभ में उस पर चराई करते आए हैं। ठीक है, और वंश के ये मलकाना हक जो होता है वो अलिखित होता है। ठीक है, लिखा हुआ नहीं होता ये। तो इस हक को सरकार का वन विभाग और राजस्व विभाग भी क्या करता है, मतलब एग्री करता है। ठीक है, वो भी इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं उठाता। इनके चरागाह ही नहीं बल्कि इनके मार्ग और उन पर चलने का समय भी निश्चित होता है।
कोई और उस मार्ग पर उस समय उस चरागाह में नहीं आ सकता। ठीक है। सामान्यतः जो एक गुज्जर बकरवाल होता है वो जो पिता होता है वो अपने पशुओं को पुत्रों के विवाह होने के बाद उनके बीच में बराबर बराबर बांट देता है। लेकिन जो चरागाह और प्रवास मार्ग होता है वो आरंभ में नहीं बंटते। इससे इस मतलब जैसे एक पिता के हैं, मान लो 4 संतानें हैं, ठीक है, उसने क्या किया, अपने चारों बेटों में बांट दिया उसको। लेकिन जो चरागाह मार्ग होता है उसको कैसे बांटेगा, वो तो एक ही था, तो वो क्या करता है, उसको नहीं बांटता है। ठीक है। और इसके जो सभी पुत्र होते हैं वो चरागाह के लिए किस पर निर्भर करते हैं, अपने पापा पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। अतः आर्थिक दृष्टि से अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो गुज्जर बकरवालों का दादा पोते का जो समूह होता है उसका सदस्य बना रहना जरूरी है। ये अलग हो जाते हैं लेकिन ये फिर भी इसके सदस्य बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी आर्थिक जरूरतें होती है, जैसे उस मार्ग का अनुसरण करना। अगर ये अलग हो गए तो ये उस मार्ग पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है। और इसका जो परिणाम होता है वो ये होता है कि जो दादा पोता वंश है उसमें कई पीढ़ियां शामिल हो जाती है, जिसमें दूर के संबंधी और भाई भतीजे भी शामिल रहते हैं। ठीक है। गुज्जर बकरवाल में जो दादा पोता इकाई होती है वो सबसे शक्तिशाली होती है। ठीक है, शक्तिशाली है। और राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई भी होती है। वंश का जो सबसे वशिष्ठतम व्यक्ति होता है वो इस इकाई का क्या होता है, मुखिया होता है, जो केवल अपने वंश की ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का भी क्या करता है, संचालन करता है। अपितु ये तो एक अपने वंश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करता है, लेकिन इसके अलावा वो क्या करता है, जो जनजाति परिषद होती है उसमें अपने वंश का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और जो मुखिया का जो निर्णय लेता है वो क्या होता है, सभी को मान्य होता है। वह किसी की गलती पर किसी को भी सजा दे सकता है। ठीक है। मुखिया जो है वो अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त हो जाता है, या उसकी मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा बेटा होता है वो क्या करता है, जो कबीले के नेता होते हैं उनकी उपस्थिति में सिर पर पगड़ी बांधकर मुखिया के बाद उस पद का क्या कर लेता है, आरोहण कर लेता है। और इस समारोह को क्या बोला जाता है, दस्तरबंद। क्या बोला जाता है, दस्तरबंद। जब बेटा अपने बाप की पगड़ी पहनता है तो इसको क्या बोला जाता है, दस्तरबंद। अच्छा, यहाँ एक बात और बताती हूँ मैं कि ये जो गुज्जर बकरवाल है इसमें 110 से 130 दिन घर से बाहर तकलीफ दे जो मार्ग होता है उसमें गुज्जर बकरवाल जो समाज है उसमें संयुक्त परिवार जड़े नहीं जमा पाता। शादी होते ही क्या किया जाता है, पुत्र को भेड़ बकरियों के रेवड़ देकर उसे स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया जाता है ताकि पशुओं की पूरी सुरक्षा और देखभाल हो सके। ठीक है। संयुक्त परिवार के जो बड़े रेवड़ों का प्रबंधन होता है वो अधिक लाभकारी नहीं होता। ठीक है। इसलिए गुज्जर बकरवाल में जो संयुक्त परिवार प्रणाली होती है वो कामयाब नहीं होती। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या था, गोत्र अथवा कुल। तीसरा क्या है, गोत्र अथवा कुल। इसमें क्या होता है कि जो गुज्जर बकरवाल समुदाय होता है वो अनेक गोत्रों में बटा हुआ होता है। ठीक है, गोत्रों में बटा हुआ होता है। एक गोत्र के सदस्य एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं। ठीक है। गोत्र व्यवस्था जो होती है वो हिंदू गुज्जरों से ली गई है। गोत्र का नाम व्यक्ति के नाम के बाद जोड़ा जाता है। गुज्जरों में कोई 150 से अधिक गोत्र है। अब आप देखते हो कि आपके ही गोत्र के दूसरे एक पूरा गांव में एक ही गोत्र पाया जाता है। ठीक है, आप एक ही उनके वंशज हैं। ठीक है। और ऐसे ही अगर आपके गोत्र के और कहीं भी पाए जा रहे हैं तो वो भी आपके वंशज। ऐसे ही होता है ना कि गोती गोती तो क्या होते हैं, भाई होते हैं, मतलब ये सब प्रथा। तो ये इसलिए है क्योंकि सबको पता है कि जो गोत्र होते हैं वो हमारे ही वंशज होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है कार्यात्मक समूह। क्या आता है, कार्यात्मक समूह। इसमें क्या होता है कि ऋतु प्रवासी जो जीवन शैली है उसको अंजाम देने के लिए जो गुज्जर बकरवाल होते हैं वो कुछ कार्यकारी जो समूह होते हैं उसका गठन करते हैं। और ऋतु प्रवासी जीवन जो भर इस समूह का क्या बने रहते हैं, सदस्य बने रहते हैं। ठीक है। इसको भी
3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या है, पशुचारक इकाई। ठीक है, क्या है, पशुचारक इकाई, हर्डिंग यूनिट। ये जो इकाई है ये रेवड़ की देखभाल करती है, उनकी जो चराई होती है उसके लिए उत्तरदायी होती है। एक पशुपालन इकाई में जो ये एक पशुपालक इकाई होती है इसमें 5 से 10 जो डेरे होते हैं वो शामिल होते हैं। पशुपालक इकाई के जो सदस्यों की संख्या है वो जो रेवड़ होता है उसके आकार पर निर्भर की करती है। रेवड़ का अगर आकार बढ़ जाता है तो चराई की कुशलता और पशुओं के स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा का कैसा ध्यान रखेंगे, है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, कुछ डेरे अपने पशुओं को लेकर पशु जो चारक इकाई होती है इससे अलग हो जाते हैं, और जब कभी उनके रेवड़ का आकार छोटा हो जाता है तब वे अपनी जो मूल पशु इकाई होती है, ये जो पशु चारक इकाई होती है, इसमें शामिल भी हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, काफिला। ठीक है, क्या होता है, काफिला। ये क्या होता है, ये उन परिवारों का समूह होता है जो सालाना मौसमी प्रवास के दौरान साथ साथ चलते हैं। ठीक है, और ये वास्तव में एक गांव के बराबर ही होता है। ठीक है, ये लोग काफिले की संरचना इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे जोखिम भरी राहें होती है, ठीक है, उनमें अगर मान लो कोई मुसीबत आए तो एक दूसरे का साथ प्राप्त हो सके। ठीक है, गुज्जर बकरवालों का कोई स्थायी काफिला नहीं होता है। ठीक है, प्रवास चक्र की पूरी अवधि में इसका महत्व भी हमेशा नहीं बना रहता। ठीक है, प्रवासी चक्र आरंभ होने पर पशुचारक इकाई से जो परिवार जुड़े होते हैं वो जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल श्रेणी आपने सुनी होगी, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल के दक्षिण में जो मध्यवर्ती चरागाह है उसकी ओर क्या करते हैं, बढ़ना शुरू करते हैं। पहले जो लोग चले होते हैं वो अन्य डेरों के आने का इंतजार करते हैं। जब काफिले से जुड़े हुए सभी परिवार या सभी लोग पहुंच जाते हैं तो वे एक समूह की ओर क्या करते हैं, समूह के रूप में अग्रसर होते हैं। ठीक है, कश्मीर घाटी के उस ओर पहुंचने से पहले जो काफिला होता है वो फिर से पशुचारक इकाइयों में क्या करता है, बट जाता है और इधर उधर बिखर जाता है। जब कोई डेरा काफिले का हिस्सा केवल रास्ते भर के लिए बनता है तो पूरा काफिला जो उसके मुखिया होते हैं उसके नियंत्रण में रहते हैं। केवल जो मुखिया ही होता है वो निर्णय लेता है कि काफिला कहाँ और कितने दिन के लिए रुकेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है जिरगा। क्या आता है, जिरगा। ये क्या होता है, जिरगा जो होता है वो जो काफिले होते हैं इनके मुखियाओं की एक परिषद होती है जो प्रवास के दौरान पंचायत की तरह पशुओं की चोरी और काफिले में जो संचालक के क्रम जैसे उपजे झगड़े इन सब का क्या करती है, निपटारा करते हैं। ठीक है, अब आता है धर्म और संस्कृति। क्या आता है, धर्म और संस्कृति। इनका धर्म क्या है, संस्कृति क्या है। ठीक है, ये आज तो पूरा नहीं होगा लेकिन कल कंप्लीट जरूर हो जाएगा। ठीक है, हम धर्म और संस्कृति कल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कल फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।